नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय कहानियों का बच्चों के ज़हन पर असर। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ चूरू के जाने-माने साहित्यकार आदरणीय ओम प्रकाश जी तंवर, जो कि डाइट में प्राध्यापक पद से आप सेवानिवृत्त हैं। सर, बात करते हैं कहानियों की, तो जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती है, उनकी समझने की भी क्षमता बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता बनता है तो वो अच्छा वक्ता भी बनता है, तो बोलने की क्षमता भी बच्चों की बढ़ती है। जो बुनियादी जो अवस्थाएँ होती है उसमें जो ध्यान लगाने की क्षमता एक विशेष स्थान रखती है अपने जीवन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो अपना गुफ्तगू का मुख्य विषय है, कहानियों का बच्चों के ज़हन पर क्या असर होता है, उनके दिलो-दिमाग पर क्या असर होता है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ संस्था की ओर से, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से। युक्ति संस्थान और रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया और आने का मुझे शुभ अवसर प्रदान किया। आभार सर आपका। मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि कहानी क्या है? देखिए, कहानी आख्यानात्मक रचना है हुँ, हुँ। जो जीवन के किसी एक अंग पर लिखी जाती है और उसका उद्देश्य श्रोता पर, पाठक पर समग्र प्रभाव डालना होता है। और कहानी ऐसी होती है जिसे हम एक बैठक में हुँ, हुँ। पढ़ सकते हैं अथवा एक बैठक में सुना सकते हैं हुँ, हुँ। और उसका समग्र प्रभाव पड़ता है। हुँ, हुँ। सर, आपकी तो कहानियों की बहुत सारी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, 3 पुस्तकें तो मेरे पास है, इसमें से एक मैं दर्शकों को भी दिखाना चाह रहा हूँ। मेहे बाबू आयो, आपकी ये पुस्तक बहुत चर्चित रही। तो मैं अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कहानियाँ हैं, उनका क्या असर होता है बच्चों के दिमाग पर? देखिए, बाल कहानियों का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करवाना होता है। हुँ, हुँ। उसके बाद में मनोरंजन के साथ-साथ बालकों का ज्ञान भी बढ़े, नॉलेज बढ़े, हुँ, हुँ। उनमें जीवन मूल्य की जो शिक्षा भी हम उनको देना हुँ, चाहते हुँ। हैं, उनको संस्कारित करना चाहते हैं, आज से संस्कार प्रदान करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं हुँ, तो हुँ। ये सब बातें हमारे दिमाग में होती है, हुँ, लेखक के दिमाग में होती है, जो कथाकार है उसके दिमाग में होती है कि मैं जो कहानी कह रहा हूँ इससे बालकों का मनोरंजन होगा, उनका ज्ञानवर्धन होगा, उन्हें जीवन मूल्य की शिक्षा होगी, वो संस्कारित होंगे। संस्कार। सर, जो कहानी में जो मुख्य पात्र होते हैं, जैसे अपन बच्चों को राम की कहानी सुनाते हैं, तो जी, वो तिनकों से धनुष बाण बना लेते हैं। जी। अगर हनुमान जी की कहानी सुनाते हैं, तो वो यूँ घोटा बना लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कहानी के पात्र होते हैं, ये बच्चों पर कैसे असर डालते हैं? क्या बच्चे भी वैसा ही बनना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य भी बालकों को उन कहानियों को सुनाने का यही है हुँ, हुँ। कि कहानी का जो मुख्य पात्र है, हुँ, हुँ। उसका जो उदात्त चरित्र है, हुँ, हुँ। उसमें जो गुण हैं, जिनके कारण वो पूजा जाता है या जिसके कारण उनकी समाज में मान्यता है, हुँ। वो गुण भी बालकों में आए। आए। हुँ, हुँ। अब दूसरी बात आपने कहा कि बालकों ने, जैसे पहले रामायण आया करती थी, हाँ, हाँ। तो बालक है वो खेल-खेल में वो क्या तीर कमान बनाते, वो चलाते, हाँ, तो हाँ। आँख भी चली जाती। हाँ, तो ये तो देखो अभिभावकों को ध्यान रखने की ध्यान बात रखें। है हाँ, हाँ। कि बालक जब इस तरह की प्रवृत्ति करे तो उनको चेताए कि देखो ऐसा करने से ये नुकसान हो नुकसान सकता हो है सकता है। आपका। हाँ, हाँ। तो ध्यान रखने की बात है, तो हाँ। अभिभावक ध्यान। सर, आज के युग में अपन देखते हैं, अगर भारतीय समाज की बात करते हैं, तो एकल परिवारों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कई बार देखते हैं कि पति-पत्नी दोनों वर्किंग है, साथ में उनके माता-पिता नहीं रहते हैं, तो बच्चों को दादा-दादी का, नाना-नानी का प्यार भी नहीं मिल पाता और उनका साथ भी नहीं मिल पाता। तो बच्चे कहानियों से अपने आप ही दूर हो गए। आप एकल परिवार की क्या भूमिका मानते हैं बच्चों को कहानियों से दूर होने में? देखो, पहले अपने यहाँ पर जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, हुँ, हुँ। तो एक परिवार में पोते-पोती, बेटे-बेटी, बहुएँ हुँ, हुँ। और दादा-दादी साथ रहते थे। शाम के समय हुँ, दादी या नानी के पास वो बच्चे है वो सोते थे और दादी-नानी उसको अपने पास सुला करके फिर उसको कहानी सुनाया करती थी। हुँ, हुँ। और तो कहानी सुना कर के उसका मनोरंजन भी होता था।
कहानी से उसका मनोरंजन करवाते और उसको जीवन मूल्य की शिक्षा देते, उनको अच्छे संस्कार देते। हमारे जो महापुरुष है, जो पौराणिक जो हमारे जो पात्र है, उनके जीवन के बारे में, उनकी वीर कथाओं के बारे में, उनके त्याग तपस्या के बारे में बताया करते थे। तो इससे बालकों को हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में, हमारे रीति-रिवाज के बारे में उनको जानकारी देते और उनसे उनमें अच्छे संस्कार आते। अब जैसे-जैसे एकल परिवार आने लगे हैं, तो बालक के दादा-दादी के क्या माता-पिता के पास भी नहीं रख रहा, तो थोड़ा-सा बड़ा होते ही हम उसको हॉस्टल में भर्ती करवा देते हैं, तो माता-पिता दूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कहानी सुनाने की जो हमारे यहाँ जो रिवाज था, प्रथा थी, जो सुविधा मिलती थी बालकों को सुनने की, उससे बालक वंचित रह रहे हैं। तो अब वंचित रह रहे हैं तो और फिर दूसरी बात क्या हो गई कि ये मोबाइल आ गया, तो बालक को सारे दिन जब भी उसको फुर्सत रहती है पढ़ाई से, तो वो मोबाइल को देखता रहता है। तो न तो पढ़ने को, कहानियाँ पढ़ने, किताबें पढ़ने को ही फुर्सत नहीं मिलती है और दादा-दादी का प्यार, दादा-दादी से जो संस्कार जो उसको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अच्छा साहित्य उनको बालक के लिए उपलब्ध करवाएँ और उसे प्रेरित करें, उसको सुनाएँ, माता-पिता को अवसर मिले, समय निकाले वो अपने व्यस्त जीवन में से और बालक को पढ़ कर के भली कहानी सुना दें और उसको कहे कि देखो एक कहानी मैं तेरे को पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें देखो 15 कहानियाँ हैं, 16 कहानियाँ हैं, बाकी कहानी तुम मुझे पढ़ना, तुम खुद पढ़ना और मुझे भी बताना, मुझे भी सुनाना। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो विद्यालय है, वहाँ पर भी हम बालकों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो जो हमारे यहाँ जो बाल सभाएँ हैं, उन बाल सभाओं में बालकों को कहानी सुनाई जाए और बच्चों को भी अवसर दिया जाए, उनको किताबें दी जाए कि किताबें पढ़िए और फिर आप अगली बाल सभा में उसको सुनाना। और इसकी अपन चाहे तो प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं बच्चों के बीच में और जो प्रतियोगिता कराएंगे तो उसमें फिर बच्चे जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको जो प्रोत्साहन कर पुरस्कार भी दिया जा सकता है। इस तरह की प्रवृत्तियों के माध्यम से हम बालकों को कहानी पढ़ने, कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सर, जो बच्चा होता है वो दिन में तो खेलता रहता है, इधर-उधर स्कूल चला गया हो, लेकिन रात के समय में वो कहानी सुनना बहुत पसंद करता है। क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो ये है कि रात के समय उसको फुर्सत मिलती है, दिन में तो फुर्सत ही नहीं मिलती। न तो उसको फुर्सत मिलती और न माता-पिता या दादा-दादी उनको फुर्सत मिल सकती। उस वक़्त जब सोने के समय उनको थोड़ी फुर्सत मिलती है। बालक भी फुर्सत सुनने के लिए होता है, सुनने के लिए उसको फुर्सत होती है और माता-पिता या दादा-दादी को सुनाने के लिए फुर्सत होती है। तो उस वक़्त दादी या नानी उसको जो कहानी अपने पास में लेटा कर सुनाती है, तो वो एकाग्रचित्त होकर सुनता है और दादी-नानी भी कहती है कि देख मैं तेरे को कहानी सुनाती हूँ, तू हुंकारा भरना। तो हुंकारा भरने का मतलब कि तू एकाग्रचित्त होकर के मेरी बात को सुनना। तो जब हम एकाग्रचित्त होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से, एकाग्रचित्त होने से हमारे जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति का विकास होता है और एकाग्र जब होते हैं तो नींद भी आ जाती है। अपन भी जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई कथा भागवत में जाते हैं, कोई व्याख्यान सुन रहे हैं और अगर वो व्याख्यान थोड़ा गंभीर है, तो अगर हम ध्यान लगाकर सुनते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी आंख कब लग गई। तो ऐसा ही बालक के साथ होता है। बालक भी फिर कहानी सुनते सुनते उसकी भी आंख लग जाती है, वो भी सो जाता है। और इस तरह से जब वो कहानियां सुनते सुनते जब उसे नींद आती है, तो एक तो जो अपने सपने की बात कहते हैं, बच्चे को डरावने सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं, उसकी जो क्या नींद उठ जाती, तो वो फिर डर नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक असर ये मनोवैज्ञानिक असर रहता है, बालक को गहरी नींद आती है। सर, क्या कहानी सुनाना भी एक परवरिश का एक तरीका है? आप क्या मानते हैं? देखिए, संस्कार प्रदान करने का, बच्चे को अगर हम संस्कारित करना चाहते हैं तो इन्हीं के माध्यम से करेंगे। देखो, संस्कार बालक को हम दो तरह से दे सकते हैं। एक तो हम स्वयं अपने जीवन में, माता-पिता अपने जीवन में उन संस्कारों को, उन अच्छी बातों को, नैतिक जीवन के जो मूल्य की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारे और उदाहरण के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। और दूसरी बात, जब हमारे जो पौराणिक धार्मिक जो हमारे पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, जो हमेशा ही हमारे आदर्श रहे हैं, उनके जीवन के बारे में जब बालकों को बताते हैं तो वो भी प्रेरित होते हैं कि
कि अच्छा उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने इस तरह से सत्य के लिए वो इतने कष्ट से सहन की, सत्य के लिए वो लड़े। तो बालक भी उन धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर होता है। और जब हम बात को बार बार बात को कहते हैं तो इसका निश्चित रूप से असर होता है, सुनने से असर होता है। और इससे बालक की जो लिसनिंग स्किल है, जो उसका श्रवण कौशल है, वो समृद्ध होता है। देखिए कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। तो सबसे पहला जो स्किल है वो लिसनिंग स्किल है, वो है। तो कहानी के माध्यम से जब हम बच्चे का जो लिसनिंग स्किल उसको डेवलप कर रहे हैं तो इससे उसके भाषा का जो उसका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है, नए नए शब्दों की जानकारी होती है उसको। और फिर जब सुनता है तो नए नए शब्द सीखता है और फिर वो अपने बोलने में भी उनका प्रयोग करता है, इससे उसकी भाषा भी बढ़ती है। सर, पिछले दिनों आपकी एक कहानी प्रसारित हुई आकाशवाणी चूरू से। उस कहानी का शीर्षक था कि तोते की पीड़ा। जी। वो मैंने खुद ने भी सुनी और हमारे जो घर में बच्चे हैं मैंने उनको भी सुनाई। तो उस कहानी को सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि हम किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखेंगे। जी। तो कहानियां हमें पर्यावरण से, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर है, उनसे भी जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है। उनका भी संरक्षण अगर कोई करना चाहे तो कहानियां एक अपना सशक्त माध्यम बन सकती है कहानियां। देखो, छोटे बच्चों को हम जो कहानी कहें वो एक तो क्या पर्यावरण के से संबंधित होनी चाहिए, जीव जंतुओं के बारे में हो, पेड़ पौधों के बारे में हो। तो इससे एक तो पर्यावरण का ज्ञान होगा और उनमें जीव दया का भी भाव आएगा और वो इस बात को भी समझेंगे कि जितने भी इस धरती पर जीव जंतु है, भले वो छोटे हो बड़े हो, सब का समान रूप से महत्व है और उनकी एग्जिस्टेंस रहनी चाहिए। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर हमारे जीवन को भी खतरा पड़ सकता है। तो ये संदेश जाता है। सर, मैं अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगा कि आपने साहित्य आप सृजन करते हैं तो आपने बाल साहित्य को ही क्यों चुना? आप इस पर ही ज़्यादा पुस्तकें आपकी आती है और हमें अच्छा भी लगता है पढ़कर भी। देखिए, मैं शिक्षक रहा हूँ, बच्चों के बीच रहा हूँ, बच्चों की जो रुचियाँ हैं, उनकी जो चाह है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उससे मैं विज्ञ हूँ। और जो बाल मनोविज्ञान है उससे भी मुझे जानकारी है। तो शिक्षक होने के नाते मेरे मन में ये आती है कि बालकों को हम संस्कारित अगर करना चाहें तो संस्कारित करने का तरीका यही है कि हम उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने को दें, जिससे उनको एक तो पर्यावरण के बारे में जानकारी होगी और उनका बौद्धिक विकास होगा और उनका भाषा संबंधी भी विकास होगा। और इसके माध्यम से जब हम जो पढ़ेंगे तो उसका मनोरंजन भी होगा, तो पढ़ने में भी रुचि होगी उनकी। तो मेरा तो कहना ये भी है कि शिक्षक जो छोटी कक्षा में पढ़ाए, चाहे हिंदी पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, गणित पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, पढ़ाने से पहले अगर वो 2-3 मिनट छोटी सी लघु कथा सुना दे, कोई कविता की 4 पंक्तियां गुनगुना दे, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो इससे क्या है कि बालकों का आकर्षण शिक्षित होता है, उसका जो ध्यान है वो शिक्षित आकर्षित होता है और वो बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत करना बंद कर देते हैं और उसके बाद में फिर जो शिक्षक आगे की जो बात जो पढ़ा रहा है उसकी तरफ वो अधिक ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे। तो इसलिए शिक्षक के लिए छोटी कक्षा को पढ़ाते समय इस बात पर तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कहानी के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए एक वातावरण बनता है। पहले वातावरण बनाए और वातावरण बनाने के बाद फिर आगे के अगली स्टेप में वो फिर पढ़ाना शुरू करें, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मैं जब शिक्षक था, अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो खास तौर से मैंने छोटी कक्षा नहीं पढ़ाया। मैंने खास तौर से मैं टीचर ट्रेनर था, मैंने शिक्षकों को पढ़ाया। मैंने प्राथमिक
कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाया, उच्च प्राथमिक वाला सेकेंडरी को पढ़ाया, उनको सबको पढ़ाया। तो उनमें भी जो प्रशिक्षण में जाता या मैं डाइट में जब कक्षा लेता, तो सबसे पहले मैं अपनी जो बात है वो बात को किसी कहानी से, किसी कविता के माध्यम से शुरू करता और उसके बाद में मैं उस दिन का टॉपिक लेता। तो इस चीज़ को जो जो प्रशिक्षणार्थी थे वो बहुत सकारात्मक रूप से लेते, उनको अच्छा प्रभाव पड़ता और वो सुनने के लिए वो क्या प्रेरित हाँ, प्रेरित हो जाते। सर, आज आपसे बातचीत करके हमें वाक़ई बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्न थे, आपने बहुत सरलता से हमारी जो शंकाएँ थी उनका समाधान आपने किया। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छी कविताएँ पढ़नी चाहिए और अगर हम लिखने की रुचि है, सक्षम हैं, तो हमें लिखना भी चाहिए। और जब हमें कहानियाँ आएगी, कविताएँ आएँगी, तो हम बच्चों को सुनाएँगे। जब मुझे मान लो कहानी नहीं आती है, कविता नहीं आती है, कोई चुटकुला नहीं आता है, तो मैं फिर बच्चों को क्या सुनाऊँगा? तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए। हम पढ़ कर के फिर बच्चों को सुनाएँ। जब वो सुनेंगे तो वो भी फिर उनमें भी रुचि जागृत होगी, वो भी फिर पुस्तकें पढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जब भी हमें समय मिले, हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और घर में अच्छी पुस्तकें रखनी चाहिए। सर, आपने तो जेल में ही लाइब्रेरी बना दी। हाँ, तो हाँ, वो तो भी आपका एक मैं बहुत बड़ा मैं उपलब्धि मानता हूँ। मैं जेल में एक कार्यक्रम में गया, हाँ, तो ये जो अपना जुडिशरी ने मुझे जेल में एक समिति में लगाया था और हमें काम सौंपा कि जो बंदी है, उन बंदियों से हम इंटरेक्शन करके और उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनमें उनके संबंध एक रिपोर्ट तैयार करें। तो शिक्षक तो मैं एक था, बाकी 6-7 जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से बात की, मैंने मेरे हिसाब से बात की। मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या है सर? तो उन्होंने कहा कोई वैसे तो कोई ख़ास समस्या नहीं है सर, हम क्या है कि खाना खा लेते हैं, नींद ले लेते हैं और युवा है तो आपस में लातें मार लेते हैं, कोई काम नहीं है। क्योंकि वो जो जेल में, यहाँ की जो जेल में जो बंदी हैं, वो बंदी हैं, कैदी नहीं है। बंदी इस सेंस में कि वो ऑन ट्रायल है और ऑन ट्रायल जो है उनसे कोई श्रम नहीं लिया जाता, कोई काम नहीं लिया जाता। वो केवल उनको पाबंद किया जाता है, रखा जाता है, रोका जाता है और सरकार की तरफ से भी उनके लिए केवल भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, बिस्तर है और बीमार पड़ गए तो चिकित्सा की सुविधा व्यवस्था है। तो समय उनके पास खूब ढेर सारा है और हम जानते हैं कि जो एम्प्टी माइंड है डेविल्स वर्कशॉप है। जब दिमाग खाली होगा तो फिर अनावश्यक बातें आएगी, बेकार की बातें आएगी, फालतू बातें आएगी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था कर दी जाए, पढ़ने की लिए किताबें इनको उपलब्ध कराई जाए। तो मैंने प्रशासन से बातचीत की और बातचीत करके और मैंने शुरुआत में 500 किताबें और एक बड़ी आलमत देने का निश्चय किया। मैं पुरुष शिक्षक फोरम का जिला सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने मेरे जो साथी हैं पुरुष शिक्षक फोरम के, उनसे बात की, उनके सामने मेरा प्रस्ताव रखा तो वो भी सहमत हो गए। तो फिर 22 अक्टूबर 2019 को अपने चूरू जिला कारागृह है, उसमें हमने 500 किताबें और एक अलमारी दी और उस वक्त जिला कलेक्टर साहब थे, जो जिला सेशन और जो मजिस्ट्रेट डीजे साहब भी थे और एसपी मैडम भी थी। और वो जो अभियान शुरू किया, वो आज वहाँ पर एक लाइब्रेरी के लिए अलग कमरा है और किताबें कम से 3000 किताबें हैं। जब इस बात की खबर स्थानीय विधायक जी हैं राठौड़ साहब को पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मुझे भी जेल की विजिट कराओ। ले गया तो उन्होंने कहा बताओ मेरा लायक काम। मैंने कहा साहब यहाँ लाइब्रेरी के लिए अलग से रूम नहीं है। तो ठीक है, क्या खर्चा क्या लगे? तो मेरे पास एस्टिमेट का वो कागज़ था, मैंने उनको दिया, उन्होंने तुरंत लिख दिया 10,50,000 रुपये जिला परिषद को लिख दिया कि मेरे विधायक कोर्ट से दिया जाए। कमरा बन गया। अब मैं नियमित रूप से वहाँ जाता हूँ और बंदी है वो भी महीने में कम से कम 150 किताबों का लेन देन करते हैं
और जो बंदे निरक्षर है उनके लिए साक्षरता की कक्षा भी लग रही है। हाँ, हाँ। और राम राम भी जो बंदे हाँ। पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं तो राम राम लिखते हाँ, हैं, हाँ। माला फेरते हैं और पक्षियों को चुगा डालते हैं। कुछ बंदी हैं जिनको चित्रकला में शौक है तो दीवारों पे सुंदर चित्र हाँ, बनाए बना हैं। रखे हैं। और फिर मैंने उनके लिए उनको इंगेज रखने के तरह तरह की एक्टिविटी शुरू कर रखी है। जैसे इंडोर गेम्स है हाँ, हाँ। तो इंडोर्स गेम्स मैंने उनको खिलाना शुरू किया, जैसे शतरंज है, चरबर है, लूडो है, सांप सीढ़ी है। और जो महिलाएं हैं वो गट्टे गट्टे खेलते हैं जो, हाँ, हाँ, हाँ उनसे गट्टे खिलाए, फिर उनकी प्रतियोगिताएं करवा देता हूँ और उनको प्रोत्साहित करने के लिए साले जाता हूँ तो हाँ, उनको पुरस्कार भी दे देता हूँ, सम्मानित करता हूँ। हाँ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम वहाँ निरंतर चल बहुत रहा है। अच्छा निरंतर चलता आ रहा है। मुझे और तो इसका सबसे बढ़िया प्रभाव ये पड़ा कि पहले बंदी क्या थे कि जब भी बैठते फुर्सत में तो अपराध की बात करते कि तुमने जेब काटी, कैसे काटी, गला काटा, कैसे काटा, तो पुलिस से छिपते हुए कहाँ रहा, कैसे पुलिस से छिपा। लेकिन अब वो बंदी है धीरे धीरे वो बातें न करके और जो किताब की बात करते वो हैं, क्या बातें पढ़ा, सुनाती हैं एक दूसरे को, तो उनका जो सोच है उसमें परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और फिर चूरू जिला कारागृह के यहाँ के रिजल्ट्स को देख करके हम प्रोत्साहित हुए। फिर अपने चूरू जिले में 2 कारागृह और है, एक रतनगढ़ में, एक राजगढ़ में। तो वहाँ भी हमने एक बड़ी अलमारी और 500-500 किताबें दी है। फिर मेरे मित्र हैं झुंझुनू जिले में, हुक्मी चंद लांभी वाला, उन्होंने यहाँ एक जल मंदिर का निर्माण कराया था जेल में मेरे निवेदन पर। तो मैंने उनसे कहा कि वो आपके जिले में वैसा कीजिए। तो फिर हम एक दिन वहाँ गए और वहाँ झुंझुनू के जिला कारागृह में भी हमने 700 किताबें और एक बड़ी अलमारी दी। और जब इसकी चर्चा विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा, और इसका परिणाम ये निकला कि नेक्स्ट ईयर जो बजट था उस बजट में राजस्थान के सभी जिला कारागृहों में पुस्तकालय भवन बनाने के लिए बजट दे दिया और 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति जेल उनको किताबों के लिए। तो ये अच्छा एक बहुत अच्छी मुहिम है। हाँ। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।